हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में 1 नवंबर 2021 का बिजनेस लाइन है, जो काम की बातें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो अगर आप सभी को पता है G20 की अभी मीटिंग चल रही है, 16वें नंबर की मीटिंग है, याद रखना है इसको। तो यहाँ पे सब जो लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनका यहाँ पे नाम दिया गया। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल है, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सैंचेज, और हमारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, इटली के पीएम मैरियो ड्रैगी, और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। ठीक है ना। ये G20 समिट जो हो रही है 16वें नंबर की हो रही है और इटली में हो रही है। तो ये जो काम कर बातें थी इस लीडरशिप के अंदर से, वो मैंने बता दिया आपको। इसमें COP26 और G20 समिट चर्चा में बनी है, तो आप इसके अराउंड की डेवलपमेंट्स को याद रखिए। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने न्यू गाइडलाइंस, न्यू रूल्स इश्यू किए हैं बेसिकली। तो जहाँ पे कि जो NPH 50 करोड़ तक के होते हैं, उसके अंदर जो बोनाफाइड डिसीजंस होते हैं, जो हॉनेस्ट अर्नेस्ट में लिए गए डिसीजन बैंकर्स का, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस इशू हैं। तो बेसिकली उनका मोरल बूस्ट करेगा बेसिकली, और साथ में क्रेडिट लैंडिंग जो ग्रोथ के लिए जो लोन चाहिए वो भी बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो की बातें आपको ध्यान रखनी है वो आप देख लीजिए। यूनिफॉर्म नॉर्म्स अक्रॉस PSB फॉर स्टाफ अकाउंटेबिलिटी ऑन NPH, न्यू गाइडलाइंस टू अप्लाई ऑन NPA अकाउंट्स अप टू 50 करोड़ रुपये। उसके बाद में ये 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होंगे। ये डेट पूछी जा सकती है। और स्टाफ अकाउंटेबिलिटी नॉट टू अप्लाई टू ऑल NPH डिपेंडिंग ऑन बैंक साइज, थ्रेशोल्ड लिमिट्स एडवाइज की इन्होंने। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 लाख और 20 लाख की है ऑन देयर बिजनेस साइज फॉर द नीड टू एग्जामिन द स्टाफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, डिसाइड कर सकता है अपना बोर्ड, और बेसिकली अप्रूवल लेना पड़ेगा हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक को। तो इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के रेगुलेशन ने न्यू गाइडलाइंस हैं, तो आप इसको याद रखिए। आगे चलते हैं अगले पेज पे। दूसरे पेज पे वही वापस से दिया है इन्हीं को, कि जो इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन है उसने वेलकम किया है इस नॉर्म्स का मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जो कि 1 अप्रैल 2022 से मोरल बूस्टर उनको बोला है कि काफ़ी फ़ायदा करेगा जो अर्नेस्ट डिसीजन लेते थे लोग बैंकर्स। उसके अलावा हम लोग अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी है। अपन ने पहले भी एक बार देखा है एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के प्रोडक्ट्स के वापस से फिर से लगाया DGTR, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाई जाती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो बेसिकली लेवल प्लेइंग फील्ड जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसको प्रोवाइड करने के लिए, अगर लो कॉस्ट इंपोर्ट्स अगर हमारी इंडस्ट्री में हमारे डोमेस्टिक मार्केट को फ्लड कर देते हैं, तो उससे बचाने के लिए बेसिकली ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव नहीं है बेसिकली, या फिर किसी देश के दूसरे देश के बेसिकली प्रोडक्ट्स को इंडिया मार्केट एक्सेस रोकना इनका टारगेट नहीं है, बल्कि इनका एम रहता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है कोई डंप करे तो उससे बचाना है। बेसिकली डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई जाती है। उसके अलावा हम लोग अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक फिर से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले तो आज वर्ल्ड वेगान डे है, 1 नवंबर को, आप याद रखिए। और उसके अलावा यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन पूछा था कुछ दिनों पहले, आपको पता रहना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कि नई स्कीम का नाम मेंशन किया गया है, नई स्कीम के बारे में मेंशन किया गया है, जिस स्कीम का नाम है बेसिकली, एक तो डेयरी मिनिस्टर आपको पता रहना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला जी। इन्होंने नई स्कीम लॉन्च किया डेयरी सहकार, जो कि सपोर्ट करेगा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर आता है, और इसका 5000 कॉर्पस है। ये बेसिकली डेयरी सेक्टर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है, तो आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, अभी रिसेंटली क्या देखा गया है ना कि क्वेश्चंस नाबार्ड में स्पेशली कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके बारे में सबको पता है चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें, लेकिन वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता मिसलेनियस, जहाँ तक आपने ढंग से कवर नहीं किया हो या देखा नहीं हो। तो बेसिकली यहाँ पे डेटा है, क्रॉप जो क्लेम्स है 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके अंदर बोला जा रहा है कि 60% कम है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो देख लेते हैं क्या क्या डेटा इसके अंदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आई है। देखो, सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि 2020-21 क्रॉप ईयर के अंदर है ना, जो क्लेम्स आए हैं ना इस स्कीम के तहत 9,570 करोड़ रुपए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और अगर लास्ट टाइम जो आए थे ना 27,398 करोड़ आए थे जून से जुलाई, यानी कि 60% की इसमें कमी आई है।
अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल कितना कवरेज भाई, कितना कहाँ तक पहुंचा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर कवरेज, 612 लाख फार्मर्स अब तक इसके अंदर कवर हो चुके हैं। और उसके अलावा बात करें तो अगर लैंड की बात करें तो इसके अंदर 445 लाख हेक्टेयर फार्म लैंड्स इसके अंदर कवरेज के अंदर आती है। और इंश्योर्ड अमाउंट जो है 1.93 लाख करोड़ रुपए था 2020-21 में। तो उसमें से यहाँ पे वही दिया गया वापस से टोटल क्लेम्स जो मिले थे 9,570 करोड़ रुपए का 20-21 में क्लेम किया गया है। अब खरीफ सीजन वाइज भी दिया गया है, रबी वाइज भी दिया। खरीफ में ज़्यादा रहता है कंपेरेटिवली, स्टेटमेंट दे सकता है कि खरीफ सीजन क्लेम्स और हायर देन रबी सीजन क्रॉप्स क्लेम्स 6,700, यानी कि लगभग 6-7 हज़ार के आसपास तो खरीफ के हैं, बाकी रबी के हैं। वो बरसात वगैरह बरसात वगैरह से डैमेज होने के लिए इसलिए ज़्यादा क्लेम करवाते हैं। तो इस तरीके के मेरा बेसिक आइडिया देना है आपको किस तरीके से क्वेश्चन से, किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए, कवर करना चाहिए। आगे चलते हैं। उसके अलावा गोल्ड लोन्स के बारे में बातें चल रही है कि काफ़ी लोग गोल्ड को एज मतलब इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इसके अराउंड डेवलपमेंट से आप देख लेना। उसके अलावा ई श्रम जो पोर्टल था, आप सभी को पता होगा, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था। नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है ना। तो इसने बोला कि अभी 2 महीने के अंदर अंदर ही बेसिकली इसने 3% जीडीपी का फॉर्मलाइज कर दिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। और साइज ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी इज लाइकली एट 15 से 20% ऑफ फॉर्मल जीडीपी, ये बोला है एसबीआई इको रैप ने। एक बेसिकली इनकी स्टडी आई है, तो आपको पता रहना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है रैंडम, बिकॉज ये है तो सही मतलब इकोनॉमी के रिलेटेड ही है, लेकिन कुछ मिसलेनियस में आते हैं ये। मैंने वीडियो थोड़ा पॉज किया था और मुझे नहीं पता कहाँ से मैंने पॉज किया था, तो अगर थोड़ा कुछ ओवरलैप हो जाए तो उसके लिए माफ़ी जनता। सो बेसिकली चलो वापस से स्टार्ट करते हैं यहाँ बीच से। देखो अभी उज्जैन फाइनेंस सर्विसेज है, उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में मर्ज हो रही है। तो यहाँ पे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि आरबीआई नॉर्म्स के बारे में बात कर रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बेसिकली उनके अंदर प्रमोटर्स का जो मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन है ना, पेड अप इक्विटी कैपिटल का एटलीस्ट 40% होना चाहिए था जब ये एसएफबीज को लाइसेंस दिया गया था। उसके अंदर ये 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड था, इसमें पूछा जा सकता है। और अगर 40 से ज़्यादा है तो 5 साल में उनको 40% लाना था। ये इंपॉर्टेंट है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के रेगुलेशंस में, प्रमोटर्स की बात करते हैं तो। उसके अलावा अपन बात करें तो मिनिस्टर्स का एक्सपेंडिचर हम छोड़ सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम देखें तो कुछ दिनों पहले आप सभी को पता होगा WHO के ऊपर नए एयर पोल्यूशन के नॉर्म्स आए थे। तो जो उसके अंदर PM 2.5 की जो क्वांटिटी उसको रिवाइज़ किया था 2005 के बाद रिसेंटली आए थे। तो वो देख लेना, आप सभी को पता होगा कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल था और मैंने अपने द हिंदू सीरीज़ में कवर भी किया है, तो आप देख लेना उसको। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था एयर पोल्यूशन के अराउंड, क्लाइमेट चेंज होता है तो। और अभी आप सभी लोग को पता होगा ही कि अगर यहाँ पे बात करते हैं तो अभी ऐसा बताया जा रहा है कि अभी जो प्लेनेट है 2100 आते आते लगभग 2.7 डिग्री सेल्सियस से गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता होगा शायद ये, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी UNEP की इमिशंस गैप रिपोर्ट, ठीक है, ये पूछ सकता, इसने बोला था। इसके अंदर काफ़ी डिटेल में एनालिसिस, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अब COP26 चल रहा था, इसके अराउंड चर्चा होती ही रहेगी, तो आप इसके अराउंड डेवलपमेंट्स को याद रखिए। उसके अलावा ये कभी कभी क्लीन फैक्ट नाम से बेसिकली ये लोग कवर करते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें दी रहती है। सबसे पहले UNEP की उस स्थापना 1972 में हुई थी। उसके अलावा बात करें तो हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल का ईयर दिया 1997, पेरिस एग्रीमेंट 2015 दिया है, उसके अंदर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे करना है। उसके अलावा कोड रेड, जो इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज क्लीन फैक्ट से लोग देते रहते हैं, तो इसीलिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। उसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 से एक सेक्शन 31(7) न्यूज़ में है, तो आपको पता रहनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछ भी सकता है तो पेपर डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे RBI के रेगुलेशंस भी है ऑफशोर मार्केट्स के ऊपर, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो रेगुलेशन है, तो रिलेटेड डेवलपमेंट्स आप इसको अलग से पढ़ लेना। और आप सभी को पता होगा रिसेंटली जो G20 के अंदर एक ग्लोबल टैक्स डील जो अब बेसिकली अप्रूवल हुई है, तो उसके अराउंड उसके 2 पिलर है, वो सब आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। MLC मल्टीलैटरल कन्वेंशन, ये सब चर्चा में बने रहने वाले हैं। OECD, तो ये जो मेगा टॉपिक हो चुका है, इसके अराउंड जो भी मुद्दे हैं, आसपास की बातें सब देख लेना, कवर कर लेना डिटेल में। अपन देखते हैं अभी बुक
देखो 4 बुक्स के नाम मैं इसमें बताने वाला हूँ। बुक्स कभी कभी पूछता है, बुक्स एक फेवरेट टॉपिक हो चुका है तो आपको डिटेल में कवर करना चाहिए। सबसे पहले बुक है अमिताव घोष, बड़े फेमस राइटर है, उनकी बुक का नाम है अगर हम बात करते हैं तो द नटमेग्स क्रूज। ठीक है, क्या नाम बुक का? द नटमेग्स क्रूग, द नटमेग्स कर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अमिताभ घोष। ये देखो इस बुक में क्लाइमेट चेंज के रूट्स कहाँ से आते हैं ना, कैसे मतलब कहाँ से जन्म होता है क्लाइमेट चेंज का, क्या मेन कारण है उसके बारे में दिया गया है। बेसिकली किस तरीके से वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल, मतलब स्लेव ट्रेड, और उसके अलावा माइंडलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर विदाउट एनी थॉट टू कॉन्सिक्वेंसेस, उनकी वजह से ही आज क्लाइमेट चेंज इतना मुद्दा बन चुका है। तो आप याद रखना अमिताभ घोष वैसे बड़े फेमस राइटर है और उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में, हॉटेस्ट टॉपिक के बारे में लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है दैट नटमेग्स कर्स। उसके अलावा अपन चलते हैं राइट में। यहाँ सेकंड नंबर की इंपॉर्टेंट बुक है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, ये शंकराचार्य जी हैं। ये पुराने टाइम में 1980 के दौर में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हुआ करते थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के बारे में इन्होंने लिखा है, अपने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है तो याद रखना इसको। उसके अलावा हम चलते हैं 2 बुक और देख लेते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बुक्स हैं। तो इनसाइड आउट लीडरशिप, इनसाइड आउट लीडरशिप राजीव विज के द्वारा इनकी बुक है। उसके अलावा है एक विजयपत सिंघानिया जी की, इनकी ऑटोबायोग्राफी है एन इनकम्प्लीट लाइफ, पूछ सकता है ऐसे, एन इनकम्प्लीट लाइफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? विजयपत सिंघानिया जी। चलो आगे बढ़ते हैं, 4 बुक अपन ने देख लिया। उसके अलावा कुछ डबल कवर हो जाए तो उसके लिए माफ़ी। COP 26 के देखो वापस से आप सभी को पता है चर्चा में बना रहने वाला है। अभी आपको इसमें यही बोला गया इस आर्टिकल में कि बेसिकली आपको हर जगह आप लिख भी सकते हो, मुद्दा आता है तो इस क्लाइमेट फंडिंग को स्केल अप करो। और जो डेवलप्ड कंट्रीज जो बोला था कि 2009 से में अनाउंस किया था फर्स्ट टाइम कि हम देंगे, उसके बाद में 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ कि 2020 से देने वाले हैं, लेकिन 2020 भी आ गया, अभी भी नहीं हुआ। और ये जो $100 बिलियन जो सपोर्ट करने वाले थे ना डेवलपिंग कंट्रीज़ को, अभी भी नहीं हुआ, 2023 तक ही हो पाएगा, ऐसे पहले बात तो ये दिया गया इसके अंदर। इसके अलावा देखो सॉफ्ट लोन जो ग्रांट्स के तौर पे पैसा दियाना चाहिए था कि इन्वेस्टमेंट कर सके डेवलपिंग कंट्रीज़। और उसके अलावा यहाँ पे एक इंडिया रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि अगर इंडिया को हमारा जो 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट मीट करना है 2030 तक, तो उसके लिए $200 बिलियन हमें चाहिए पावर जनरेशन कैपेसिटीज़ में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, नए रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो इसके अराउंड यही बातें की गई है तो आपके पास। उसके अलावा यहाँ पे मनी सप्लाई के बारे में आर्टिकल है। मनी सप्लाई के बारे में बात करें तो आपको बेसिक स्टैटिक कॉन्सेप्ट जाकर कवर कर लेने। रिजर्व मनी क्या होता है, नैरो मनी क्या होता है, M1 ब्रॉड मनी क्या होता है, M3, ये सब देख लेना। यहाँ पे डेटा दिया गया है, एक रफ डेटा आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अपन वापस चलते हैं, मुझे नहीं पता चल पा रहा मैंने ये कवर किया नहीं किया, लेकिन देख लेना आप। सेबी की एक स्टडी है जिसने ई श्रम पोर्टल के बारे में बात किया और KCC के बारे में, यहाँ पे लोन के बारे में दिया कि KCC वाले किस तरीके के लोन मिल सकते हैं। कल्टीवेशन क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड्स के लिए मिलता है। और ई श्रम का यहाँ पे है बेसिकली बताया गया साइज ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी 15 से 20% बोला। SBI इको स्टडी आई है और इसने बोला है कि बेसिकली लेबर किसने कौन सी मिनिस्ट्री डेवलप किया, पूछ सकता है, ई श्रम पोर्टल। ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट वाली। इन्होंने बोला कि 2 महीने में 3% फॉर्मलाइजेशन कर दिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। उसके अलावा यहाँ पे गोल्ड लोन्स के बारे में वो भी देख लेना आप। इसके अलावा मुझे नहीं पता, ये भी मैंने कवर किया है नहीं किया, लेकिन बता देता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो कवरेज था यहाँ पे दिया गया है। अभी फिलहाल इस बार क्लेम्स कितने आए थे, 9,570 करोड़ रुपए क्लेम आए थे और इसके अंदर लास्ट टाइम 27,000 आए थे, उससे कम हो गए। और टोटल 612 लाख फार्मर्स कवर है, 445 लाख हेक्टेयर ज़मीन कवरेज हो गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। 1.93 लाख करोड़ इसके अंदर टोटल इंश्योर्ड अमाउंट था। तो आई होप मतलब सबसे ज़्यादा खरीफ में इसमें क्लेम्स होते हैं। वेगांडे अपन ने देख लिया था और ये कोऑपरेशन सेक्टर वाला तो अपन ने शायद कवर कर ही लिया होगा। यहाँ पे नई स्कीम अनाउंस की गई है, डेयरी सहकार नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज कॉरपोरेशन ने 5,000 कॉर्पस होगा इस डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पे, शायद डबल भी कवर हो गया होगा तो उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा वीडियो है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए।